नमस्कार मित्रों। तो पिछला जो लेक्चर था हम लोगों का L5, तो उसमें मैं क्या था एक्सॉर के बारे में काफ़ी बात की थी हम लोगों ने, एक्सॉर के और एक्सनॉर के बारे में। मैं जहाँ तक समझता हूँ एक्सनॉर आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सनॉर अब आप अपने आप कीजिए और नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए कि एक्सनॉर सर नहीं आ रहा समझ में, तो या रोहित नहीं आ रहा समझ में, तो मैं आपको एक्सनॉर के बारे में फिर आगे। हालांकि ये आगे ना ये चीज़ें अब बार बार रिपीट होंगी तो आपको मेमोराइज हो जाएंगी, और आप बस लेक्चर अटेंड करते जाओ। लेक्चर ये सारे अटेंड करते जाइए आप, जो भी 20-30 लेक्चर जो भी होंगे आपको मज़ा आने, अपने आप ही मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो लॉज हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसमें बस कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, इस वजह से मैं ये लॉ बता रहा हूँ। इनके नाम ये कोई बड़ा लॉजिकल नहीं कि आपने कुछ लॉज तो नॉर्मल अलजेब्रा में भी आपने, जो पहले आपका जो बचपन में अलजेब्रा चलता था 9th से 10th से, जो अलजेब्रा है 6 से 7 से भी हो सकता है, 9th-10th में ये लॉज हुआ करते थे। लेकिन बुलियन क्या करता है, बुलियन अलजेब्रा जो है कुछ नॉर्मल अलजेब्रा के भी लॉ फॉलो करता है और कुछ अपने लॉ होते हैं जो कि नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। ओके, तो अब जैसे ये एक लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ देखिए, ये मैंने पहले से लिख दिया है कि ये दो तरह के गेट्स हैं कि नॉट इन्वोल्यूशन लॉ केवल नॉट ऑपरेशन के लिए होता है और बहुत आसान चीज़ है। यहाँ मैं इन्वोल्यूशन लॉ को बिल्कुल अलग से लिख रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ इन्वोल्यूशन ये क्या है, L6 है, लॉज एंड थियरम्स। थियरम अभी थियरम एक ही थियरम है, मेनली डुअलिटी वाली, डी मॉर्गन थियरम। तो वो थोड़ा ये जब बोर्ड ख़त्म, ये बोर्ड का सारा वो ख़त्म हो जाए तब उसके बाद मैं उस थियरम को आपको बताऊंगा। तो इन्वोल्यूशन लॉ जो है वो केवल नॉट ऑपरेशन के लिए होता है, तो वो और ऑपरेशन के लिए नहीं होता है, एंड के लिए भी नहीं होता है। ओके, तो इन्वोल्यूशन लॉ इतना आसान है कि आप खुद ही बता दोगे कि देखिए होता क्या था कि जो नॉट ऑपरेशन होता है कि ए का नॉट क्या होता है, ए बार। ए का ये जो नॉट गेट था, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे नॉट गेट था। यहाँ में ए अगर इनपुट लेता था तो वाई जो आता था वो आता था ए बार, बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग में। हाँ, बुक्स बार को वो ऐसे भी लिखती हैं, ए दिस प्राइम, ए प्राइम या ए डैश या ए एस्ट्रिक, जो भी आप एस्ट्रोफी बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, इस तरह से भी लिखती हैं। लेकिन आप लोग ऐसे मत लिखना क्योंकि ये कॉमा का प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बार बिल्कुल साफ साफ दिखता है मुझे। क्या होता है कि ये क्यों मैं बार लिख रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, ये मैं मिटा दूंगा भी, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, और इसका सबका मुझे अगर बार लेना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो बुक्स लिखती हैं, इसको ब्रैकेट लगाती हैं और ये कर देती हैं। तो एक आपको ब्रैकेट खींचना पड़ता है, ये कितने तक है तो ये पता नहीं चलता जब आप खुद अपनी राइटिंग में लिखते हो। तो इस वजह से ये इससे बेटर जो है, जो लिखने का आपका तरीका होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल पे बार लगा दिया कि यहाँ तक बार है सब। मिक्सी चल। तो आपने देखा नॉट में क्या था कि ए इनपुट दिया है तो ए बार हुआ करता था। अगर बाई चांस मैं आपसे पूछ लूँ कि एक नॉट गेट और लगा दूँ मैं, तो ये ए बार है, ए बार का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके आउटपुट को मान लूँ जेड, तो जेड क्या होगा, इस ए बार का भी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी। इस ए बार का ये क्या आ जाएगा, ए बार का बार, बार का मतलब होता है कि दिस इक्वल टू ए। वैसे भी उल्टे का उल्टा सीधा। मैं अगर एक सिक्के की बात करूं कि या इसकी बात करूं कि इसके उल्टे का उल्टा, इस मार्कर का उल्टे का उल्टा, इसका ये ऊपर वाला फेस है, नीचे वाला क्या है, वो उल्टा फेस, उल्टा और फिर एक बार फिर उल्टा, तो यही आ गया फेस। तो इन्वोल्यूशन लॉ इज नथिंग, इसको बस लॉ का एक नाम है, नाम ज़्यादा बड़ा है, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। कि ए किसी भी लेटरल का या किसी भी वेरिएबल का अगर कॉम्प्लीमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या होगा, यही होगा सेम। तो बार पे से बार हटाना मतलब, अगर एक कॉम्प्लीमेंट अगर 3 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया किसी को तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा। ओके,
ऑड नंबर टाइम अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इवन नंबर टाइम कॉम्प्लीमेंट करोगे किसी को तो क्या होगा, सेम नंबर आ जाएगा, सेम मतलब सॉरी सेम वेरिएबल आ जाएगा। जैसे मैं ये बोलूँ कि 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो फिर 1 ही आ गया, वो आ गया होगा आपके समझ में। तो ये बहुत सिंपल सा लॉ है, तो इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं इसे क्या है ना, ये थियोरेटिकल होता है कि थियोरेटिकल कभी कभी आ जाता है कि सारे लॉ लिख दीजिए आप लोग, ये सही 10th वगैरह में लॉज वगैरह आते हैं। बाकी जो हायर स्टडी है उसमें लॉ डायरेक्टली नहीं पूछते, इन लॉ के एप्लीकेशंस हुआ करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू, अच्छा ये अब 2 तरह की चीज़ें थी अपने पास, नॉट से रिलेटेड तो ये था एक लॉ केवल। अब थे क्या, और के लॉ थे और दूसरे किसके थे, एंड के लॉ थे, और गेट के थे और एंड के थे। और का ऑपरेटर क्या होता है प्लस, और एंड का क्या होता है डॉट। तो यहाँ सारे प्लस वाले लॉ हैं, ये सारे डॉट वाले लॉ हैं। एंड में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और लॉ, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, सीधा सा बात है। ये नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप चाहे कैसे भी लिख लो, डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, किसी भी वेरिएबल को आप इधर ले जा सकते हो, किसी को इधर ले जा सकते हो। तो ये 2 के लिए दिखाया गया है, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, मतलब होता है, और नॉर्मल में भी होता है। और ये तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये किस में होता है, ये नॉर्मल में भी अलजेब्रा में भी होता है और बुलियन में भी फॉलो करता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह से एंड में देखोगे, एंड में भी एंड ऑपरेशन में भी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये नॉर्मल में भी होता है, 2 गुणा 3 इक्वल टू 3 गुणा 2 होता है ना, 2 3 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इक्वल टू ऑल्सो 6। तो ये LHS और RHS बराबर होती है, नॉर्मल में भी है और ये बुलियन में भी फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये मैं 2 के लिए बता रहा हूँ, 4 के लिए, 6 के लिए, कितने भी वेरिएबल्स हों सबके लिए फॉलो करेगा। ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी इक्वल टू डी डॉट सी डॉट बी डॉट ए, या ए डॉट सी डॉट बी डॉट, सारे टर्म कंप्लीट हो जाने चाहिए, किसी के बीच में डॉट इधर से उधर आप रीअरेंज कर सकते हो वेरिएबल को। ये कम्यूटेटिव लॉ है, इसको फॉलो करता है बुलियन अलजेब्रा। एसोसिएटिव लॉ में आप देखिए, एसोसिएटिव लॉ आपको याद होगा कि ये भी सेम ही टाइप का लॉ है। एसोसिएटिव में क्या है, ये और ऑपरेशन है, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब मैंने ब्रैकेट में किसी में भी लगा दूं, दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, यहाँ क्या कर दिया, ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर दिया और प्लस को बाहर कर दिया सी। ये नॉर्मल अलजेब्रा में होता है कि अगर नॉर्मल अलजेब्रा या नॉर्मल नंबर्स में भी लिखोगी तब भी यही चीज़ होती है या नहीं होती है। ब्रैकेट लगा के अगर मैं लिखूं 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4, इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, आप देख लेना इनको। तो ये लॉ फॉलो करता है बुलियन भी, एसोसिएटिव लॉ को। और किस में, और में करता है और एंडिंग में भी करता है कि ए डॉट बी डॉट सी ब्रैकेट में इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। यहाँ एक बात और है, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता था, इसको लिख सकता था, यहाँ पे मैं लिख देता ए प्लस सी, यहाँ का ए उठाता, यहाँ का सी उठाता, ए प्लस सी और प्लस बी जो भी बचा था। तो ये तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, बस केवल नाम के लिए बोल दिए कि एसोसिएटेड लॉ। तो ये तो आप वैसे भी देख के ना कि दिस इक्वल टू दिस ये होते हैं, क्योंकि नॉर्मल में भी यही होते हैं, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलजेब्रा में, नॉर्मल अलजेब्रा में भी होता था, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है थोड़ी सी एक समस्या। ये लॉ आप देखिए, ये वाला ए डॉट बी प्लस सी, आप देखो 2.3 + 2, एग्जाम्पल किसका दे रहा हूं, ये इसका। इसे आप कैसे करते थे, इसको जब आप ओपन करते थे तो डॉट का मतलब अब यहाँ तो इनटू और प्लस होगा, 2.3 + 2.2, क्या यही आता था। वैसे देखें 3 और 2 कितना हुआ, 3 + 2 कितना हुआ, 5 × 2 = 10 आना चाहिए ना। और ये देखूं 2 × 3 =
6 + 2 × 2 = 4 = 10। तो ये लॉ नॉर्मल अलजेब्रा में लग रहा है, इसीलिए नंबर्स में लग रहा है। अब आपने जो बचपन से नंबर पढ़े हुए हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये लॉ तो फॉलो कर रहा है यहाँ पे। किस में? और में। और का लॉ, और सेट, अगर और के लिए लॉ है कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही है ये वाला। बट ये जो लॉ है, ये है एक्सेप्शन। ये जो लॉ है, दिस इज द नॉट फॉलो इन नॉर्मल, नॉट फॉलो इन नॉर्मल। और यही बस याद रखने की चीज़ है, जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं जब हम बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ये लॉ नॉर्मल अलजेब्रा में फॉलो नहीं होता है। a + b.c = होता है यहाँ पे a + b.a + c। एक्चुअल में बॉड मास टाइप का नॉर्मल अलजेब्रा में या नंबर्स में आपके जो बचपन में जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ी, तो उसमें क्या था? बॉड मास लगता है, ठीक है। यहाँ बुलियन में बॉड मास का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ क्या है? जितनी इंटेंसिटी प्लस की है उतनी ही डॉट की है। एक गेट एंड है, दूसरा गेट और है, उसमें कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा कौन सा बाद में होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल में क्या था? नॉर्मल अलजेब्रा में हमेशा या बॉड मास को फॉलो करते हो आप कि पहले मल्टीप्लिकेशन करा लो, फिर एडिशन करेंगे, ना याद होगा, ब्रैकेट, ऑर्डर, बॉड, डिवीजन पहले करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन होंगे उसके बाद। तो बॉड मास को फॉलो नहीं करता है, चूँकि यहाँ आप देखो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। ए ऑरिंग है b.c की के साथ, ए की ऑरिंग है b.c। b.c का मतलब b.end। बिल्कुल जो ये लॉ था उसी तरह का यहाँ पे भी लॉ है, लेकिन ये नॉर्मल में नहीं यूज़ होता है। a + b, क्या किया? ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलने के बाद ये प्लस a + b.a + e, ब्रैकेट इसमें भी ओपन होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे इसमें ओपन हुआ था। जबकि अगर मैं नॉर्मल नंबर्स को लेके आऊँ तो ये चीज़ फॉलो नहीं करती। जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल ABC को 2 3 4 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 2 3 4। तो पहला LHS अगर मैं लिखूँगा, मतलब A = 2, B = 3, C = 4। मान लीजिए ये ले लिया मैंने नंबर। इसको लिखेंगे हम LHS को कैसे लिखेंगे? 2 + 3 × 4 LHS। क्या ये बराबर होगा इस टर्म के, RHS के? ये कितना आएगा देखते हैं, बाद में देख लेंगे। ये = 2 + 3a + b, a + b × a + c, a + c 2 + 4। चलो देखते हैं ये दोनों बराबर होंगे क्या। ये कितना होगा? आप जब खोलोगे बॉड मास से खोलोगे इसे, तो 3 × 4 = कितना हुआ? 3 चौक 12, 3 × 4 = 12, 12 + 2, ऐसे ही तो करोगे इसे। 12 + 2 ये कितना होगा? इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 14, ठीक है। इसमें देखिए क्या वैल्यू आएगी? 2 × 3, 2 + 3 5 × 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है? 2 + 4 कितना होता है बताओ ना? 4 2 6 6। ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 6 30। ये 14 है और ये 30 है, ठीक है। ये RHS है, ये LHS है, तो ये नॉर्मल में तो फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब दिस नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है नॉर्मल में। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो क्या है कि सारे लॉ नॉर्मल अलजेब्रा की तरह हैं, लेकिन ये जो लॉ है, ये लॉ एक्सेप्शन है। इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि बाद में हम इसे ही भूल जाते हैं बार बार जो भी हमारी गलतियां होती हैं। मैं बहुत सालों तक मैंने देखा कि जब भी हम मिनिमाइजेशन कराते हैं किसी बूलियन अलजेब्रा के थ्रू कि इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए इस टर्म को, कोई एक बड़ा सा टर्म दे दिया = दिस प्रूफ करना है आपको, तो देखा गया कि ये लॉ भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे माइंड में ना 9 10 तक वही चलता रहता है कि वही नॉर्मल अलजेब्रा चलता रहता है। हम बाकी तो फटाक से कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लगती है वो हम भूल जाते हैं। तो ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, एक्चुअली हम भूल जाते हैं इस वजह से। तो ये लॉ जो है
आप लोगों के समझ में आ रहा है? यहाँ प्लस और डॉट की इंटेंसिटी बराबर है। यहाँ क्या था, ए डॉट बी प्लस सी का जो इसके साथ हुआ वही इन ऑपरेटर्स के साथ भी हुआ कि बी डॉट सी ब्रैकेट जैसी खोला तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये चीज़। फिर से दोबारा कह रहा हूँ, स्टार भी लगा दिया है, आपको बता भी दिया कि नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, यहाँ लिख दिया है। ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से देखना है, इसको हम, ये टफ नहीं है, इसे भूल जाते हैं। और भूलने का कारण ये होता है कि हम 10th क्लास तक या 11th क्लास तक एक नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते रहते हैं, तो वही हमारे माइंड में वो तो बहुत अच्छी तरह से घुसा हुआ होता है। जो एक नई सी चीज़ आती है वही हम लोग भूल जाते हैं। और मैंने डे 1 भी आपको लेक्चर 1 में भी बोला था कि मैं बार बार कह रहा था ये मल्टीप्लिकेशन डॉट जो होता है वो एंडिंग होती है, प्लस होता है वो ऑरिंग होती है, प्लस एडिशन नहीं होता, डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। अगर डॉट मल्टीप्लिकेशन होता, प्लस एडिशन होता, अगर प्लस एडिशन होता, डॉट मल्टीप्लिकेशन होता, तो बूलियन अलजेब्रा की ज़रूरत ही क्या पड़ती। तो नॉर्मल अर्थमेटिक और बूलियन अर्थमेटिक वो अलग है। और ये भी बता चुका हूँ आपको कि ये सेट थ्योरी को फॉलो करती है। किसको करती है? सेट थ्योरी को, वेन को फॉलो करती है, VENN, वेन डायग्राम्स को फॉलो करती है। इनको सभी को वेन डायग्राम से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से अब मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को तो मैंने बताया था। अच्छा, फिर एक लॉ है ये वाला, तो ठीक है, इसको मैं रब कर दूँ। और इस लॉ को, कौन सा? एब्जॉर्प्शन लॉ। तो मुझे लगता है कि ये लॉ तो आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। अब मैं केवल एब्जॉर्प्शन लॉ को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये भी लॉ जो है ये भी बड़ा विचित्र सा लगता है और भूलते भी हैं हम लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत बार भूलते हैं इसको, लॉ को। बाकी लॉ तो सेम थे, एक चीज़ बता दी, जो एक्सेप्शन था वो याद रखना, कहाँ पे एक्सेप्शन था आपके पास। ये लॉ है, ये लॉ, ये बार नहीं है, ये लॉ, ये दो तरह के लॉ हैं। ये है किसके लिए? और के लिए, और ये था एंड ऑपरेशन के लिए। इसमें देखिए, ये देखिए कितना बड़ा टर्म लग रहा है। ऐसा तो होता ही नहीं ना नॉर्मल अलजेब्रा में, या होता है ऐसा कि यहाँ बी गायब हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया एक ना शोषित हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ ए और बी दो वेरिएबल हैं, और आप देख रहे हो LHS पे 2 वेरिएबल हैं, RHS पे कितना रह गया? 1 वेरिएबल रह गया। बी क्या हो गया? फिनिश, ख़त्म। यहाँ कितने थे? 2 वेरिएबल थे, लास्ट में कितना रह गया? बी, फिनिश। इंटरेस्टिंग है एब्जॉर्प्शन लॉ। इस बात को पढ़ने से पहले एक बात आप याद रखना, जो मैंने पहले ही दिन बताया था, पहले या L3 या L2 में मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, कि पूरा का पूरा अगर रेक्टेंगल कवर होता है तो इसकी वैल्यू यूनिवर्स मानी जाती है, इसको डिजिटल में 1 मानते हैं। ठीक है, डिजिटल में इसको 1 मानते हैं, ये मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आप पिछले में जाके देख सकते हैं। कुछ भी लिखा हो, देखिए कुछ भी लिखा हो, A डॉट B डॉट C प्लस B डॉट C प्लस A प्लस B डॉट C डॉट D डॉट E, कैसे भी करके कोई बूलियन फंक्शन लिखा हो बहुत बड़ा सा, और लेकिन लास्ट में अगर +1 लिखा हो या कहीं पे भी +1 लिखा हो तो इक्वल टू 1 होता है। 1 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि 1 होल यूनिवर्स है। 1 क्या है? होल यूनिवर्स। या आपको ये तो मैंने बताया था कि A + 1 = 1 होता है। अगर कुछ भी लिखा हो, ये आइडेंटिटी थी, और मैंने सेट थ्योरी से प्रूफ की है आपके लिए। कुछ भी लिखा हो +1 लिखा होगा तो वो 1 होगा, और कुछ भी कोई भी बड़ा सा लिखा हो +0 लिखा होगा तो वो 0 का कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ होगी, बाकी को हम सॉल्व करेंगे। तो साहब यहाँ इंटरेस्टिंग सा है कि ये गायब कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगेंगी, इस लॉ के लिए आइडेंटिटीज़, पुरानी वाली जो आइडेंटिटीज़ थी वो लगेंगी, आइडेंटिटीज़ या पिछला वाला कोई लॉ लगेगा। इसे प्रूव करते हैं, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको प्रूव करेंगे। ओके, A + A डॉट B, अभी जो हम लोग भूल जाते हैं, कौन सा? जो पिछला वाला लॉ था जिसको मैंने एक्सेप्शन बोला था। एक्सेप्शन क्या था? A + B डॉट C, ये कितना था? इक्वल टू था A + B डॉट A + C। ये एक्सेप्शन था जो नॉर्मल में नहीं होता। ये कौन सा लॉ था?
ये एसोसिएटिव लॉ। अब इस लॉ को हम भूल जाते हैं, इसी वजह से हमें यहाँ परेशानी होती है कि ये इतना बड़ा ये ए के बराबर कैसे आ गया। इस लॉ से इसको मैं प्रूव करता हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ प्लस है ना, तो ए प्लस ए, इस लॉ से यहाँ बी की जगह क्या है, बी की जगह भी ए ही है और सी की जगह बी है, या बी की जगह सी की जगह ए है, बस इतना है। तो ए प्लस ए इन ब्रैकेट डॉट ए प्लस बी हो गया साहब, ये आ गया। अब दूसरा लॉ लगाएं, ए प्लस ए आइडेंटिटी में ए प्लस ए क्या उतना होता है, ए के बराबर, ए डॉट ए प्लस बी, इतना रह गया। यहाँ देखिए ये चीज़ इसके बराबर ही आ गई यहाँ पे, दूसरे लॉ के बराबर। लेकिन इसके बाद भी अभी भी ए नहीं आ पाया ना, इसे ही पूरे को प्रूव कर लोगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ये टर्म इसके इक्वल आ गया। ओके, अब मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँ बड़े ब्रैकेट में। ए अगर मैं कॉमन लूँगा, एक मिनट, ए अगर मैं कॉमन लूँगा तो आप देखो कि ए को कॉमन लेते ही जो वो होगा, तो बड़ा आप देख रहे हो दूसरी तरीके से कि ये चीज़ क्या आ गई, यही आ गई। अगर ये चीज़ और ये कहाँ से आई है, ये टर्म कहाँ से आया है, इससे आया है, फर्स्ट टर्म से ही तो आया ही है, या कोई नई चीज़ है, फर्स्ट टर्म से ये टर्म आ गया। अब इस टर्म को ये टर्म को मैं जो एंड वाले में एब्जॉर्प्शन लॉ देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ए के बराबर प्रूव कर सकूँ तो इसका मतलब ये टर्म भी किसके बराबर होगा कि भाई दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। ओके, अगर मैं इसको डायरेक्टली ए के बराबर प्रूव कर दूँ तो ये टर्म भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मैं इसको अगर डायरेक्टली अगर बोलूँ तो इस टर्म में से फर्स्ट टर्म जो था, ये फर्स्ट जो लॉ था एब्जॉर्प्शन लॉ, इसी में से मैं अगर ए को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें इस पूरे टर्म में से ए को क्या निकाला मैंने, कॉमन, तो ये 1 हो गया। इस ए में से ए प्लस इस ए बी में से ए कॉमन लिया तो बी। मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि कुछ भी हो प्लस 1 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए डॉट 1 हो जाएगा साहब कि नहीं हो जाएगा। ये b प्लस 1 क्या हो गया, b प्लस 1 क्या हो गया, 1 के इक्वल। तो ये क्या हुआ, a डॉट 1 और कुछ भी डॉट 1 आप आइडेंटिटीज में देख रखे हैं, a डॉट 1 इक्वल टू होता है a। मैंने क्या प्रूफ किया, मैंने ये प्रूफ किया कि ये डायरेक्टली मैं किसके बराबर ले आया, a के बराबर, और यही टर्म को मैंने जब खोला तो ये टर्म आ गया। तो क्या मुझे इसको प्रूफ करने की ज़रूरत होगी अब, ये तो बहुत आसान हो गया ना। इससे इधर भी तो आ सकते हैं हम लोग, इससे इधर भी आ सकते हैं, जब इससे यहाँ आ गए तो इससे इधर भी आ सकते हैं। तो ये जो है भाई, ये टर्म अगर मैं लेके आ रहा हूँ, ये जो पूरा टर्म है इसको मैंने प्रूफ कर दिया आपको, और इसी LHS को मैं इसके बराबर भी प्रूफ कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है एंड लॉ में कि दिस इक्वल टू ए। तो ये आ गया समझ में साहब, आ गया, देख लेना, क्योंकि यहाँ भूल जाते हैं। यहाँ पे ये 2 लॉ जो होते हैं ना, और इवन कई बार एक और होता है कि हाँ बस सीधा है, आप याद रखो ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, इवन ए प्लस ए प्लस ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी प्लस डॉट समथिंग कुछ भी होगा इक्वल टू ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ए को कॉमन लोगे तो एक जगह आ जाएगा 1 प्लस, और ए को बाकी टर्म में भी ए है, अगर जैसे ए प्लस ए बी सी डी ई कितने भी लिख लो आप टर्म, ये सारा का सारा आपका ए के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ए कॉमन लोगे तो ये ए कॉमन लेते ही क्या होगा, ये टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से भी अगर ए है बी डॉट सी डॉट डी 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस कुछ भी 1 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट 1 इक्वल टू ए।
तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ हुआ, ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन लॉ हुआ, जिसमें से एक एब्जॉर्प्शन लॉ वही होते हैं जिसमें कुछ वेरिएबल एलएचएस में होते हैं जो गायब ही हो जाते हैं। गायब का मतलब वैनिश हो जाते हैं आपके कहाँ पे आके, जब जो आरएचएस आती है। तो ये लॉ थे आपके, ये लॉज थे। इसमें देखो भूलने वाली संभावना किसकी है, वो तीन चीज़ें, तीन लॉ हैं जिसमें भूल जाते हैं। एक ये लॉ याद रखना, बाद में याद रख लो इसको, प्रूफ तो बाद की बात है। और एक ये लॉ याद रख लो। ये भी आप चाहो तो प्रूफ बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि आप क्या करोगे, इसको क्या लेके जाओगे, इसको उल्टा ले जाओ, इससे अगर इससे ये आया है तो इससे ये भी आएगा या नहीं आएगा। आप क्या करो, बस केवल a+a रख लो। अगर मैं यहाँ से प्रूव करूँ इसको, इसे मुझे प्रूव करना है, तो मैं क्या कर दूँगा, इस a को थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाऊंगा। a+a = a होता है, डॉट a+b लिख लूँगा मैं। इसको इस a को कैसे लिख लिया, a+a एक बार लिख लिया, ये कर दिया आपने, ये आ गया टर्म। अब करोगे क्या, इससे ये आया है तो इससे ये आ जाएगा आपका, जाके इससे ये आ जाएगा, a.a आ रहा होगा समझ में या नहीं आ रहा है, आ गया होगा ना। इससे अगर ये आ रहा है तो इससे ये भी आएगा। तो ये काफ़ी आसान हुआ करता है, लेकिन कभी कभी बुलियन में क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगते हैं। बॉडमास जैसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती, बॉडमास जैसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और जब भी हमें किसी थ्योरम में ऐसा लगता है कि हम फंसते हैं, तो या तो आप सेट थ्योरी से देखिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा कि एक परेशानी हमें ये भी होती है कि जो लास्ट वाला टर्म होता है तो मुझे मालूम नहीं चलता है। कई बार हम लोगों को बुलियन में, यहीं पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कोई बहुत बड़ा टर्म दे रखा हो आपको और उससे कहा जाए कि आपको सबसे छोटा मिनिमाइज़ कर दीजिए, तो हो सकता है कि आप मिनिमाइजेशन तक पहुँच ही ना पाओ। आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करोगे क्योंकि उसकी कोई एल्गोरिथम है नहीं बुलियन के लिए। तो बुलियन को 100% मिनिमाइज़ करने का जो सबसे सही तरीका है वो होता है कार्नोग मैप थ्योरी। वो मैं बाद में बताऊंगा। बुलियन के एक प्रॉब्लम है, बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व करते समय, डायरेक्टली जब सॉल्व करते तो बड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि डॉट पहले होगा या प्लस बाद में होगा, कुछ आइडेंटिटीज़ होती, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार हम लोग फंसते हैं किसमें कि जो अगर आपके पास लिखा हुआ आ गया कि प्रूफ दिस = दिस, LHS = RHS, तो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन किसी ने बोला कि कोई एक्सप्रेशन दे दिया बड़ा सा और आपसे कहा गया इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, तो हो सकता है आप बीच में ही कहीं आ जाओ, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा ये मिनिमाइजेशन है, यही मैक्सिमम मिनिमाइजेशन है, या मैक्सिमम मिनिमाइजेशन बड़ा गलत सा शब्द बोल दिया, यही लास्ट मिनिमाइजेशन है, या इसके बाद भी मिनिमाइजेशन हो सकता है, क्योंकि चूंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो बुलियन अलजेब्रा के साथ ये एक समस्या थी। इसके बाद फिर वो के मैप आया, तो के मैप तो बाद में बताऊंगा, अभी तो बुलियन की केवल आइडेंटिटीज़, और ये इसलिए ज़रूरी थी बतानी मुझे कि अभी तो गेट बचे हैं, अभी गेट्स का ही पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है। गेट्स होते कैसे हैं, IC कैसी दिखती है, वो मैं अगले लेक्चर्स में बोलूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही मैं कह सकता हूँ, ये तो हम भूल जाते हैं, इस वजह से मैंने ये लॉज बताए हैं आपको जो भूले जा सकते हैं। वो 3 तरह के लॉ हैं, वो आपको पीछे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ, बड़ा नाम से है कि डी मॉर्गन थ्योरम, वो जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, जो कि मैं शायद क्या अभी मैं टाइम देखने की कोशिश करूँगा कि टाइम कितना हुआ, कि अगर ये 20-25 मिनट्स हो गए होंगे, तो क्योंकि डी मॉर्गन के लिए पूरा एक लेक्चर मुझे चाहिए होता है, ड्यूअलिटी और डी मॉर्गन के लिए। एक लेक्चर का मतलब ये 20 मिनट्स के लेक्चर हैं, वैसे तो 2 आवर्स का एक लेक्चर होता है जब हम बिल्कुल सीक्वेंस में, लेकिन आप इनको आवरली मत लीजिए, छोटे छोटे लेक्चर्स में आप L1 L2, अब वहीं से बिल्कुल यहीं से आगे स्टार्ट करूँगा। मैं किससे स्टार्ट करूँगा, मैं करूँगा अगला जो लेक्चर होगा आपका थ्योरम होगी एक, ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम्स। तो डी मॉर्गन साइंटिस्ट के नेम पे है, नेचुरली साइंटिस्ट के नेम पे है, और डी मॉर्गन थ्योरम जब हमें आएगी तो मैं यहाँ पे कुछ क्यूरियोसिटी छोड़ रहा हूँ या कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे बोर्ड देखना बंद कर दीजिए, केवल 2 मिनट बात सुन लीजिए कि मैंने पिछले भी किसी लेक्चर में इस बात को बोला है कि
2-3 क्वेश्चन थे जो मेरे पास मेल पे आए हुए पड़े हुए हैं, उनका आंसर मैं उसी जगह पे दूंगा जहाँ पे वो ज़रूरत, क्योंकि वो थोड़ा आगे क्वेश्चन, कुछ लोग ना पहले से पढ़े हुए हैं इसको, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जैसे आपको स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता। कि बहुत सारे लोगों को क्या था कि ये तो सिंपल चीज़ है कि ये इससे आगे का, कोई कह रहा है कि क्वीन मैक्लेस्की मेथड नहीं समझ में आया, कोई बोल रहा है कि डोंट केयर कंडीशन सर क्या होती है, डोंट केयर नहीं समझ में आनी सर, एसिंक्रोनस नहीं समझ। तो वो सिलेबस को तो मैं लेके चल रहा हूँ बिल्कुल L1 L2 L3 L4 इस तरह से लेके चल रहा हूँ। इस वजह से मैं जो चीज़ जहाँ पे आएगी तब मैं उनके आंसर दे पाऊँगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आया था कि सर ये जो गेट होते हैं ये इस तरह की देखने में लगते हैं क्या, जैसे ये गेट्स हैं ये देखने में भी ऐसे लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक इस साइज़ का, क्या ये साइज़ है, ये साइज़ आप मार्कर का ढक्कन को देख सकते हैं, इस साइज़ की एक आईसी हुआ करती है। आईसी आप लोग जानते होंगे, ब्लैक कलर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खोल के देखेंगे तो उसमें आईसी लगा करती है। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो उन आईसीज में कुछ पिन निकले हुआ करते हैं, क्या होते हैं, पिन्स निकले हुआ करते हैं। तो वो आईसी इस तरह की हुआ करती हैं, आप देखोगे ऐसी कुछ आईसी हुआ करती है ये, और उन पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अच्छा हाँ, होता है एक कॉमर्शियल नेम होता है, किसी भी डिवाइस का एक कॉमर्शियल नेम होता है, एक टेक्निकल नेम होता है। मैं अगर आप मार्केट में जाओगे, आप ये बोलोगे कि मुझे नॉट गेट की आईसी दे दीजिए, तो वो दुकानदार जो है वो नहीं दे पाएगा आपको। तो कंपनी सोनू, मोनू, राम, श्याम ये नाम नहीं रख सकती थी आईसीज़ के, कितने सारे नाम हो जाते। तो उन्होंने अपने कुछ कोड किए, और उनका कोई बहुत वैसा लॉजिक नहीं, वो उनका अपना लॉजिक है। कि जैसे 80 सीरीज़ की है कि अगर कोई सीरीज़ है 741 सीरीज़ की है, तो 741 इज़ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी होती है। 4440 एक आईसी हुआ करती थी, बहुत पहले यॉर्क के डैक वगैरह में पड़ती। 4440 वाज द एम्पलीफायर। माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता है, माइक्रो 40 पिन का होता है, 40 पिन हुआ करती है उसमें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि किसी भी आईसी में या किसी भी चिप, प्रोग्राम्ड चिप में या किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट जो ये इस तरह की आईसीज हुआ करती, उनमें हमेशा जो पिन्स होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं। किस में होते हैं, इवन नंबर में। जितने लेफ़्ट पे होंगे उतने ही राइट पे होते हैं। तो जितने भी अभी आपको जो गेट्स मैं बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो यूज़ किए जाते हैं, जो गेट 2 इनपुट्स वाले गेट, वो किए जाते हैं TTL लॉजिक के। किसके, TTL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। डिफरेंट टाइप की लॉजिक फैमिलीज होती हैं। ये जो गेट्स होते हैं ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, अंदर ही चिप पे बने हुए अंदर होते हैं वो सर्किट्स, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक वाली जो फैमिली जो आती है, उसमें क्या है कि कुछ नंबर लिखा होगा आपके पास, लिखा हो सकता है, मुझे नंबर अभी नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखा है मान लीजिए A2 LS 32, ऐसी कोई आईसी होती भी है, नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नंबर जो है वो होगा 8232, उसका नंबर होगा 8232। कितना होगा, 8232। ये जो LS है, ये LS किसी पे लिखा होगा, किसी पे HP लिखा होगा, ये अपने कंपनी ने अपने लिए बनाया हुआ है, जो लोग जानते हैं इनकी कोडिंग करना। L का मतलब, वैसे अगर LS लिखा है तो इसका मतलब लो पावर, L स्टैंड फॉर लो पावर, S स्टैंड फॉर शॉर्टके जंक्शन। एक शॉर्टके साइंटिस्ट थे, तो एक PN जंक्शन डायोड होते हैं जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, जो जंक्शन बनता है। लेकिन जो शॉर्टके जंक्शन होता है वो जंक्शन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का बनता है। उसमें क्या होता है कि स्पीड हाई करने के लिए वो बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है बेसिकली। वो कोर्स में बाद में, जब मैं डिजिटल ख़त्म करा लूँ तब एनालॉग का पार्ट कराऊंगा बाद में। और ये जो गेट्स बनते हैं वो ट्रांजिस्टर से, ये वही PN जंक्शंस और ये हुआ करते हैं ये तो जो अभी जो गेट आया करते हैं तो वो इस तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए नॉट गेट की आईसी है, ठीक है, तो इसमें 14 पिन होती हैं, आई थिंक 14 पिन हुआ करती हैं। और इस तरह से होता है कि 14 पिन है, इसका मतलब हुआ कि 7 इस तरफ होंगी, 7 इस तरफ होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी होगी 1 2 3 4 5 6 7, इवन नंबर में होती है। आप कभी अभी आगे जाके आईसीज देखेंगे, हम आईसी के बारे में बाद में बात करने लगे, लेकिन केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये आईसी आपने देखी है और ये नॉट गेट की आईसी है, ठीक है, किसकी है, नॉट गेट की। अब इसमें ये बोला जाता है कि पिन नंबर 1 पे क्या बोला जाता है, पिन नंबर 1 पे इनपुट होता है, 2 पे आउटपुट होता है नॉट गेट का।
क्या बोला, पिन नंबर 1 पे इनपुट होता है, पिन नंबर 2 पे आउटपुट होता है, पिन नंबर 3 पे ये होता है, पिन नंबर 4 पे ये होता है, पिन नंबर 5 पे ये होता है, पिन नंबर 6 पे ये होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस आईसी पे पिन के ऊपर नंबर पड़ा ही नहीं होता है, नंबर पड़ा ही नहीं होता है। तो आपने आईसी अगर देखी हो कभी, तो एक साइड होती है ब्लैक उनकी, और एक साइड पे या तो वो ब्लैक नहीं होगी बहुत ज़्यादा, एक तरफ कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम भी नहीं लिखा होता है, इनफैक्ट कुछ नंबर लिखा होता है। वो नंबर क्या है, वो सोनू मोनू राम श्याम नहीं होता है, वो नंबर उस कंपनी ने उस आईसी का दिया हुआ है नंबर। और ये कोई लॉजिकल बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 8085 को सर, माइक्रोप्रोसेसर को 8085 क्यों कहते हैं। वो तो मेरे ऊपर है कि मैंने एक कंपनी बनाई और मैं जो भी अपनी डिवाइस बनाऊंगा उसका एक नंबर दूंगा जो कि कॉमर्शियल नेम होगा, जो कि कॉमर्शियल नेम होगा। जब आप जाओगे तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप दुकानदार पे जाके आज भी आप ट्रांजिस्टर ये नहीं बोलते हो कि आप मुझे ये ट्रांजिस्टर चाहिए 3 टर्मिनल का, आप बोलते हो कि मुझे इतने BC108 चाहिए। BC108 NPN ट्रांजिस्टर हुआ करता है, एक तरह का लो पावर वाला NPN ट्रांजिस्टर हुआ करता है। तो BC108 के नाम से वो दुकानदार जानता है, उसे नहीं पता है कि वो ट्रांजिस्टर है, डायोड है, क्या है। वो उस चीज़ को, जैसे आप रेफ्रिजरेटर जैसे आपके होता है घरों में, तो कुछ स्टाइलिश लोग होते हैं वो अपने को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और अब ऐड में भी आने लगा। लेकिन कॉमर्शियल नेम फ्रिज होता है, मतलब कॉमर्शियल नेम फ्रिज होता है, लेकिन जो उसका टेक्निकल अगर देखा जाए तो वो रेफ्रिजरेटर है। या आप फ़ैन लेके आते हो, फ़ैन अपने घरों में लगता है, तो उसका टेक्निकली तो वो इलेक्ट्रिकल मोटर विद प्रोपेलर, या जो भी आप ये फैंस को कुछ और नाम दे सकते थे टेक्निकल के। इलेक्ट्रिकल मोटर है कि AC मोटर है कि DC मोटर है, तो हम AC मोटर और DC मोटर में वर्ड बनेगी ये फ़ैन है, जबकि यही मोटर किसी और चीज़ में लगेगी अगर, तो उसका नाम कुछ कॉमर्शियल नेम और हो जाएगा। तो कॉमर्शियल नेम अलग होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल लोग होते हैं वो अपने गेट्स के बारे में जब देखते हैं तो यहाँ कहाँ परेशानी होती है कि सबसे बड़ी कि अब सबसे बड़ी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पिन नंबर तो इस पर लिखे नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पिन नंबर 1 पे ये है 2। तो दुनिया की कोई भी आईसी आप देखोगे तो एक तरफ एक स्पेशल सा साइन बना होता है। अगर ब्लैक साइड अपनी तरफ रखोगे, उसकी जो जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है ना, ब्लैक साइड अपनी तरफ रख ली मैंने, ये मान लीजिए ब्लैक साइड है इस आईसी की, इसमें पिन्स निकली हुई हैं, इधर ये पिन्स निकली हुई हैं, ओके। इधर नॉच है, नॉच को आप ऊपर रखिए, जैसे नॉच बोलते हैं, किसी में इस तरह की नॉच कट सा लगा होता है, किसी आईसी में, किसी आईसी में यहाँ पे कुछ कट लगा होगा, एक तरफ ऐसा होगा, कुछ अजीब सा साइन बना होगा, उसे नॉच ही बोलते हैं, ठीक है। उसको आप ऊपर रखिए और फिर पिन को गिनना स्टार्ट कर दीजिए कि पिन नंबर 1 हमेशा ये होती है, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10 ये, 11, 12, 13, 14, ओके। अब ये तो 14 पिन की आईसी है, तो 7 हो गई। अब तो कोई 40 पिन की आईसी होगी तो 20 इधर होंगी, 20 इधर होंगी, तो कैसे 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएंगी, 20 तक। और 20 के बाद नीचे वाली जो यहाँ वाली पिन होगी वो होगी 21, 22, 23 और ऐसे करके 40 तक। तो एंटी क्लॉकवाइज कब, जबकि नॉच आपने ऊपर रख रखी है, नॉच किधर रख रखा है, ऊपर, और ब्लैक साइड कंपनी का जो जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उसको अपनी साइड में रख रखा है, अपने तरफ देख रहे हैं, नॉच ऊपर साइड में बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 जितनी भी हो, और जहाँ पे ये खत्म होगी उसके बाद अगली पिन नीचे होगी, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होंगी ये, ठीक है। ये तो डॉट बनाया था मैंने, ये 10 नहीं है, तो इस तरह से है। अब नॉट गेट में जो अब वो बता देते हैं कि 1 पे इनपुट होता है, 2 पे आउटपुट होता है। एक जो 14 पिन की जो आईसी नॉट गेट की आती है उसमें 6 गेट्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 गेट। अच्छा, कोई भी आईसी अपने आप काम नहीं करती है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर से बनती है और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करानी पड़ेगी। तो कुछ पिन्स उसके ऐसे होते हैं कि पिन नंबर 14 पे VCC, पिन नंबर 7 पे ग्राउंड। तो सबसे पहले तो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना पड़ेगा, उसके बाद वो गेट्स काम करेंगे। तो गेट्स, ग्राउंड का मतलब 0 वोल्ट, इसको कर देंगे हम लोग 0 वोल्ट पे ग्राउंड कर देंगे। VCC TTL लॉजिक में लॉजिक 1 = 5 वोल्ट होता है, 0 = 0 वोल्ट होता है। VCC 5 वोल्ट का यहाँ पे सिग्नल दे देंगे, तब ये आईसी एक्टिवेट होगी, ओके। नॉट गेट जो बने होते हैं कि अब 1 और 2 नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको खुद ही समझ में आएगा कि 1 पे इनपुट 2 पे आउटपुट। तो अंदर ये बना नहीं होता है, ये अंदर हमें सोचना पड़ता है कि नॉट गेट एक लगा हुआ है, जैसे 1 है ये 2 है, दूसरा गेट इस तरह से लगा हुआ है, ठीक। ये नॉट गेट्स हैं, बहुत जल्दी बना रहा हूँ मैं, नॉट गेट हैं ये, नॉट, ठीक। और इस तरह से कुछ लगे होंगे गेट्स,
क्योंकि एक ही इनपुट का गेट होता है केवल। इस तरह से वो बाद में मैं एक अच्छा सा डायग्राम जब होगा तो मैं अच्छा डायग्राम बना दूंगा, बड़ा डायग्राम बना दूंगा। तो क्या है कि एक गेट, अगर मुझे 3 गेट यूज़ करने हैं नॉट गेट, कोई बड़ा सर्किट बनाना है उसमें 4 गेट, 3 गेट यूज़ करते तो 6 गेट आते हैं नॉट गेट के। तो समझ में आ गया कि ये गेट्स कहीं ऐसे दिखते नहीं है, ये तो सिंबल्स हैं। तो ये मिलते कैसे हैं? ये आईसी के फॉर्म में मिलते हैं। उससे बहुत पहले वो स्विचेस वगैरह बनाए जाते थे। अब 40 साल 30 साल हो गए सेमीकंडक्टर्स आए हुए, 40-50 साल से ये आईसी के फॉर्म में आते हैं, आईसीज के फॉर्म में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फॉर्म में। तो ये देखने में ऐसे नहीं लगते जो मैं बना देता हूँ, ये बना देता हूँ कि ये और गेट है। ये ऐसे गेट नहीं मिलेगा आपको मार्केट में कि ऐसा कुछ इस तरह का कुछ मिल जाएगा। ये सिंबल है ये केवल इसका। कैपेसिटर को भी आपने देखा होगा ना, कैपेसिटर का सिंबल आप ये बना देते हो, रेजिस्टेंस का सिंबल आप ऐसे करके बनाते हो। तो क्या ऐसा रेजिस्टेंस होता है या ऐसा कैपेसिटर होता है? नहीं होता है। तो ये मैं फिर बाद में बात करूँगा। ये इसलिए करनी थी मुझे क्योंकि एक क्वेश्चन था कि सर क्या वाकई इसी तरह का, तो इनके नंबर्स से बिकती है ये आईसीज। तो मैं बाद में आप लोगों को वो कराऊंगा कि नंबर्स जो होते हैं कि किस नंबर की आईसी किस गेट की होती है और किस तरह से गेट उसमें कन्फिगर होते हैं अंदर, और किस तरह से प्रैक्टिकल किए जाते हैं कि। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो बताऊंगा डिमॉर्गन्स थ्योरम को आपको कंप्लीट कराऊंगा। और वो थ्योरम है चूँकि, और उस पर लगभग 20 मिनट तो लगेंगे उस पर डिमॉर्गन थ्योरम को सही से समझाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए नमस्कार। और मेल आईडी वगैरह अब तक आप लोगों को पता ही चल गया होगा। तो थैंक यू।